Assalamu alaikum guys. Welcome to the next lecture of our series of water supply and wastewater management course. I hope that you guys are continuously following my lectures. अगर आप लोगों को सही तरीके से समझना है इस टॉपिक को तो आई गेस इसके बेसिक्स को समझने के लिए आप लेक्चर 1 से जो है इन चीज़ों को कंटिन्यू कर लें क्योंकि हर लेक्चर जो है पिछले लेक्चर के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो लेक्चर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, ये हमारा 6th लेक्चर है। तो 6th लेक्चर के अंदर हमारा एक नया टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट। जो हमारा पानी होता है वेस्ट वाटर, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कौन से स्टेप्स यूज होती हैं, उनके अंदर हर मेथड का अपना एक केमिस्ट्री है, वो क्या है, वो चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स let's start without wasting further time. Okay, so water treatment. तो वाटर ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं उनको बेसिकली 3 बेसिक यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि आपका एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है, पूरा जो होल ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसके अंदर जो प्रोसेस चल रही होती है उसमें ये होता है कुछ जगहों में आपका के फिजिकल यूनिट्स लगे हुए होते हैं, यहाँ पे फिजिकल ऑपरेशंस होती हैं, फिर आगे चलता जाता है केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो होल जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट का जो सिस्टम है उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज हो रही हैं। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल यूनिट ऑपरेशंस, जिसके अंदर लाइक आपकी स्क्रीनिंग हो गई, आपकी मिक्सिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, या आपके फिजिकल यूनिट्स के अंदर जो ऑपरेशंस हो रही होती हैं इन मेथड्स के अंदर इंक्लूड है। और कुछ स्टेप्स या कुछ उसके अंदर मेथड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम केमिकल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उनको हम केमिकल यूनिट प्रोसेसेस कहते हैं। लाइक कोगुलेशन हो गया, आपका एरिएशन हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया, डिसइंफेक्शन, दीज आर केमिकल यूनिट प्रोसेसेस। एंड द थर्ड इज बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस, जिसके अंदर आपका एक्टिवेटेड स्लज हो गया, एरिएटेड लेगोन्स हो गई, जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस हो गई। तो ये हमारी बेसिक ट्रीटमेंट मेथड के टाइप्स हैं, राइट। तो वाटर ट्रीटमेंट के जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हम वाटर ट्रीट क्यों करते हैं, वाटर को हम प्यूरिफाई क्यों करते हैं, तो इसके जो बेसिक मेन गोल्स जो हैं वो ये हैं कि हम पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन चाहते हैं। जो कंज्यूमर्स जो पानी यूज कर रहे होते हैं उनके हेल्थ की प्रोटेक्शन करना हमारा फर्स्ट गोल है। एंड देन पैथोजेंस एंड हेवी मेटल रिमूवल। जाहिर सी बात, अब हेल्थ का केयर करना, हेल्थ का प्रोटेक्शन करना पब्लिक का, तो उसके अंदर पानी में जो पैथोजेंस और हेवी मेटल्स हैं उनको रिमूव करना लाजमी है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वाट पानी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है रिमूवल ऑफ एस्थेटिक टेस्ट, ओडोर, टर्बिडिटी एंड कलर। अब पानी के अंदर जो अनट्रीटेड वाटर होता है वो उसके टेस्ट भी डिफरेंट होता है। हालांकि पानी को टेस्टलेस होना चाहिए, बिकॉज वाटर इज टेस्टलेस थिंग, राइट। तो उसका टेस्ट हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, उसकी टर्बिडिटी और कलर, उनको हमें रिमूव करना है। बिकॉज वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर शुड बी टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, और उसके अंदर टर्बिडिटी भी नहीं हो। तो ये सारे नहीं हो तो फिर पानी पीने के काबिल होता। अगर ये चीजें हो तो फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिकल वे ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। और ट्रीटमेंट इसलिए भी करते हैं कि पानी जो हमारा हार्ड वाटर होता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स मौजूद हो, कार्बोनेट्स मौजूद होती हैं, उनको ख़त्म करना लाजमी है पीने के पानी के लिए। तो हम उनको ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो हमारे इकोनॉमिकल वेज होती हैं, उनसे हमारा खर्चे कम हो रहा होता है और पानी हमारा ट्रीट हो रहा होता है और पानी पीने के काबिल हो जाता है। ये हमारे मेन गोल्स होते हैं वाटर को ट्रीट करने के प्यूरिफिकेशन प्लांट के अंदर। और जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे हैं कोगुलेशन हो गया, आपका सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, एरिएशन। इनको हम फर्दर आगे वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेंगे। यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन, केमिकल मेथड्स और एडवांस ट्रीटमेंट मेथड्स हो गई, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस या आयन एक्सचेंज मेथड या फिर ओजोनेशन। ठीक है ना। जैसे एरिएशन में हम क्या करते हैं, आयरन और
मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं इस स्टेप में। एक्टिवेटेड कार्बन में यूज ऑफ, जहाँ पर हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं वहाँ पर हम टेस्ट और ओडोर को रिमूव करते हैं पानी के अंदर से। केमिकल मेथड्स में हम फिर पानी की हार्डनेस को खत्म करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स मौजूद होती हैं उनको हम खत्म करते हैं, राइट। These are different methods which we are going to use to treat and purify the water and make it portable, make it safe to drink. So let's start with the conventional surface water treatment. इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जो हमारा रवायती तरीका होता है जो सरफेस वाटर है उसको ट्रीट करने का। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रॉ वाटर हमारा होता है पानी, उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग, राइट, स्क्रीनिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल ऑपरेशन है। इसमें ये होता है कि आपके वाटर के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स लाइक प्लास्टिक के पीसेस हैं या कोई वुड पीस है, कोई पानी के साथ मछली है या इस तरह की चीजें, वो स्क्रीनिंग के दौरान उनको रिमूव किया जाता है। बिकॉज आगे जब आप जाएंगे प्रोसेस में तो उसके अंदर डिफरेंट पाइपलाइन सिस्टम्स है। ऐसा ना हो कि जो पीछे से रॉ मटेरियल के साथ जो प्लास्टिक के पीसेज या वुड पीसेज या फिश वगैरह जो आ रही हैं वो आगे जाके पाइपलाइंस को चोक कर दें या उनको ब्रस्ट कर दें या डिस्टर्ब कर दें। तो इसीलिए सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग से जो कचरा या स्लज होता है उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उस वाटर में कोगुलेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, राइट। एंड देन फ्लोकुलेशन के मेथड को अप्लाई करते हैं। देन हम सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन करने के बाद फिर उससे जो स्लज होगा उसको हम रिमूव करते हैं। स्लज को रिमूव करने के बाद फर्दर वो जो पानी होता है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के बाद भी स्लज रिमूव होता है। एंड देन आफ्टर रिमूविंग रिमूवल ऑफ स्लज, फिल्ट्रेशन जो पानी होगा उसको हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लाके डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन में हम क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन ऐड करके डिसइंफेक्शन करने के बाद जो पानी होगा उसको फिर हम स्टोरेज टैंक्स में भेज देते हैं। देन we will distribute that water to the consumers. This is actually the conventional surface water treatment method. तो सबसे पहले जैसे इधर जिक्र किया स्क्रीनिंग का मेथड है, देन कोगुलेशन, देन फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम रिमूव करते हैं लार्ज सॉलिड्स को लाइक लॉग्स, ब्रांचेस, रैग्स एंड फिशेस। तो दिस इज एक्चुअली सिंपल प्रोसेस may incorporate a mechanized trace removal system. इससे क्या होता है, स्क्रीनिंग करने से आपका पंप जो है या आगे जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके अंदर जो पंप्स वगैरह हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं और पाइपलाइंस प्रोटेक्ट होती हैं। WTP मींस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो पाइप्स और पंप्स हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं स्क्रीनिंग के मेथड को, स्क्रीनिंग का स्टेप करने के बाद। सेकंड इज कोगुलेशन। कोगुलेशन में ये होता है कि एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स यूजिंग केमिकल्स टू इंक्रीज देयर साइज हेंस सेटलिंग वेलोसिटी। इससे इसका बेसिक जो एम ये होता है कि आप पानी के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, उनको केमिकल्स को यूज करके उनकी एग्रीगेशन करवाते हैं। मींस उनके साइज को इंक्रीज करवा देते हैं ताकि साइज के इंक्रीज होने से वो सेटल डाउन हो जाएं, वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं। जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो उनको निकालना इजी हो जाएगा, राइट। अगर वो नीचे नहीं बैठेंगे तो फिर उनको निकालना मुश्किल होगा। तो कोगुलेशन वाले मेथड में हम यही करते हैं कोगुलेटर के अंदर। तो इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स होती हैं जो 0.01 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक उनका साइज होता है। और कोलाइडल पार्टिकल्स का सेटल नहीं होने का रीजन क्या होता है, वो सेटल क्यों नहीं हो रहती हैं, वो ऊपर क्यों रहती हैं, उसका रीजन ये है कि उनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक हो गया, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो उसकी वजह से वो ऊपर बैठते नहीं है, सस्पेंडेड रहते हैं, रह जाती हैं, राइट। अब जैसे इधर एग्जांपल गिवन है कि आपका वॉल्यूम कम है लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका रेशियो ज्यादा हो जाता है। रेशियो ज्यादा होगा फिर वो नीचे बैठेंगे नहीं। और दूसरा ऑप्शन जो इसका सेटल डाउन नहीं होने का कोलाइडल पार्टिकल्स का दूसरा रीजन है सरफेस चार्जेस। कोलाइडल पार्टिकल्स जो उनके सरफेस पे जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब अगर इनको नीचे हमने सेटल करवाना है, हम अगर इनको नीचे बिठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका सरफेस एरिया जो है टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, इसका जो
ये ज़्यादा है, इसको कम कराना पड़ेगा, कम कराएंगे तभी बैठ जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे। और दूसरा जो है सरफेस चार्जेस इनके जो हैं नेगेटिव हैं। अब इन नेगेटिव चार्जेस को हमें किसी तरीके से न्यूट्रल कराना है, ठीक हो गया। अगर हम इनको न्यूट्रल कराने में कामयाब हो जाते हैं और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को कम करा देते हैं तो ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। तो कोगुलेशन मेथड में हम यही करते हैं कि इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम को कम करा देते हैं और नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल कर देते हैं तो वो फिर बैठ जाते हैं। अब देखो कोगुलेशन में क्या कहता है, डिस्टेबलाइज द पार्टिकल्स बाय न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव चार्जेस, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था, ठीक हो गया। कोगुलेशन के अंदर हम नेगेटिव चार्जेस जो हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर उनको डिस्टेबलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। और फ्लोकुलेशन में हम क्या करते हैं, यूज सम टेक्निक्स टू इंक्रीज। अब कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन इंटर रिलेटेड है। अब जैसे ये दो पॉइंट्स की जिक्र हमने किया कि सरफेस एरिया को वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हमने कम करना है क्योंकि ये लार्ज होता है इसीलिए नहीं बैठते हैं ना, सेटल नहीं होते, और सरफेस चार्ज नेगेटिव होते हैं। तो कोगुलेशन में हम नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं, और फ्लोकुलेशन में हम लोग इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो है उसको कम कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये दो मेथड्स के अंदर इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देते हैं। फ्लोकुलेशन में हम क्या करते हैं, साइज की जो पार्टिकल की जो साइज है उनको इंक्रीज कर देते हैं सो दैट दे सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, राइट। उनकी साइजेस इंक्रीज होंगे, मास इंक्रीज होगा तो वो ऑटोमेटिकली अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो हम जो कोगुलेंट्स यूज करते हैं कोगुलेशन के अंदर, जो केमिकल्स या कंपोनेंट्स यूज होते हैं हम उनको कोगुलेंट्स कहते हैं। कोगुलेंट्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम एलम यूज करते हैं, Al2SO4 3, और फेरस सल्फेट भी यूज कर रहे होते हैं, फेरिक क्लोराइड भी यूज करते हैं, फेरिक सल्फेट भी यूज करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कोगुलेशन के जो मेथड्स हैं उनके अंदर हम लोग अलम ही यूज करते हैं। बहुत कम और रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये बाकी कोगुलेंट्स यूज करते हैं, अदरवाइज हम अलम को ही प्रेफर करते हैं, राइट। इसका पीएच रेंज इतना होता है 4 से 7, और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज में ये कॉमनली यूज होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल कोई वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो उनमें फिर ये एलम्स यूज होती हैं। ज़्यादातर हम लोग म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज को ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट, इसीलिए हम लोग एलम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कोगुलेशन की क्या केमिस्ट्री है उसकी इधर 4 स्टेप्स में बताई गई है। जैसे हमने कहा कि हम कोगुलेंट हमेशा एलम को यूज करते हैं, राइट। एलम को जब हम यूज करेंगे, एलम का फार्मूला ये है, जब इसकी पानी के साथ जब इसको मिक्स करते हैं, पानी के साथ मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, एलम जो है आपका एल्युमिनियम आयन बनाता है और SO4 के नेगेटिव आयन्स बनाता है, राइट। ये इक्वेशन इसको केमिकल इक्वेशन आपको शो कर रहा है कि इसके एल्युमिनियम के आयन्स बनते हैं और SO4 के नेगेटिव आयन्स बनते हैं। अब एल्युमिनियम के जो पॉजिटिव आयन बने हैं, दे कंबाइन विद नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। जो पीछे हम लोगों ने जिक्र किया, जो नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज होते हैं नेगेटिव, इनके साथ ये जो पॉजिटिव एल्युमिनियम बने ये मिलकर क्या करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स टू रिड्यूस देयर नेगेटिव चार्जेस, उनको नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अलम। जब अलम की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको जब पानी के साथ मिलाते हैं, अलम को पानी के साथ जब मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, एक जेल लाइक एक एलिमेंट बन जाता है आपका, राइट। ये क्या करता है, जेल टाइप जो बन जाता है, ये आपके जो एल्युमिनियम पॉजिटिव और नेगेटिव जो कोलाइडल पार्टिकल्स उनके मिलने के बाद जो डिस्टेबलाइज्ड और न्यूट्रल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स पानी में बन जाते हैं, उनके साथ ये जेल चिपक जाता है, राइट। उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जब वो जेल के साथ चिपक जाते हैं विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो फिर नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। और ये जो जेल बनता है LOH3, ये SO4 नेगेटिव चार्ज है उनको भी एब्जॉर्ब करता है, और ये उसको फिर बाद में आखिरी स्टेप में हम लोग निकाल देते हैं बाहर। तो इससे ये होता है कि इसके आप पानी के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इसको कोगुलेशन के स्टेप के अंदर हम लोग निकाल देते हैं।
अब कोगुलेशन जो है कोगुलेशन मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है एक्चुअली, इसके अंदर फ्लैश मिक्सिंग होती है जिसको हम फ्लैश मिक्सर कहते हैं। तो फ्लैश मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, रैपिड मिक्सिंग करते हैं कोगुलेंट का। कोगुलेंट जो जैसे जिसमें हम इसमें कोगुलेंट एलम है, एलम को उस कंटेनर में डालने के बाद रैपिडली मिक्सिंग करते हैं क्विकली, क्योंकि क्विकली मिक्स करने से क्या होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होगी। वो जो केमिकल है एलम का उसका ठीक हो गया। जब वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी जो पानी के अंदर नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिल के वो उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा, और जेल टाइप जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ वो अटैच होके सेटल डाउन होंगे, राइट। तो इसके अंदर एक तो हमारा कंपोनेंट होता है हाइड्रोलिक जंप, और दूसरा पेडल मिक्सर हम यूज करते हैं, या उसको ब्लोवर्स मिक्सिंग भी कहते हैं। इसमें जो है डिटेंशन टाइम का जो रेंज होता है 10 to 20 सेकेंड्स होता है। डिटेंशन टाइम कहते हैं आपके कोलाइडल पार्टिकल्स जहाँ पे सस्पेंडेड होते हैं वहां से लेके सेटल होने तक कितना टाइम लगाता है, उसको हम डिटेंशन टाइम कहते हैं। और स्पीड ऑफ रोटेशन जो फ्लैश मिक्सर के अंदर जो रैपिड मिक्सिंग हम लोग करते हैं कोगुलेंट का, उसका जो रोटेशन है 150 to 1500 आरपीएम होता है, ठीक हो गया, रोटेशंस पर मिनट। और पावर कितनी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, 2 to 5 किलोवाट पर मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक हो गया। 1 मिनट के अंदर 1 मीटर क्यूब पानी को रोटेट कराने के लिए हमें 2 से लेके 5 किलोवाट पावर रिक्वायर्ड होगी। और इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है 300 से 500 पर सेकेंड, राइट। अब उसके बाद कोगुलेशन का जो टैंक है, उसके बाद फ्लोकुलेशन का टैंक होता है। फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन टैंक के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कोगुलेशन टैंक के अंदर रैपिड मिक्सिंग होती है, राइट, और फ्लोकुलेशन टैंक में स्लो मिक्सिंग होती है। ये स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है। इसमें स्लो मिक्सिंग इसलिए है कि जो पिछले स्टेप में कोगुलेशन में जो नेगेटिव पॉजिटिव मिल के जो डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स बन गई हैं, अब उनको बाहर निकालना हमने, राइट। जो जेल टाइप प्रोडक्ट बना उसके साथ मिलेगा और वो सेटल डाउन होगा, उसको हमने बाहर निकालना है। तो इसमें हमें रैपिड मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, इस स्टेप में हमें स्लो मिक्सिंग की जरूरत है। सर्कुलर टैंक विद पेडल्स ऑन वर्टिकल शाफ्ट, इसमें ये होता है कि इसका टैंक फ्लोकुलेशन टैंक होता है वो सर्कुलर होता है, और इसके अंदर वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर पेडल लगे हुए होते हैं। अभी कमिंग जो क्लासेस होगी उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि आपके कोगुलेशन मिक्सर किस टाइप का होता है, दिखता किस तरह है, फ्लोकुलेशन टैंक किस तरह का होता है, दिखता किस तरह होता है, और उसके अंदर प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं सारे मेथड्स का। रेक्टेंगुलर टैंक्स विद पेडल्स रिवॉल्विंग ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। और रेक्टेंगुलर टैंक्स अगर हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है इसमें जो पेडल्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के ऊपर रोटेट करेंगे, राइट। दिस इज द डिफरेंस। फ्लोकुलेशन टैंक अगर आपका सर्कुलर है तो पेडल्स वर्टिकल शाफ्ट पे होंगी। अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो आपकी जो पेडल्स होंगी वो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे रिवॉल्व कर रही होंगी। ये डिफरेंस है सर्कुलर टैंक और रेक्टेंगुलर टैंक में, वर्टिकल शाफ्ट और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का। और पेडल का जो एरिया होगा वो 10 to 20% वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैंक, ठीक होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक के ऊपर 10 to 20% पेडल का एरिया होगा। और पीछे वाले में जैसे हम लोगों ने कहा था डिटेंशन टाइम 10 to 20 सेकेंड होता है, लेकिन फ्लोकुलेशन में डिटेंशन टाइम 20 to 60 मिनट्स होता है, सेकंड्स नहीं मिनट्स, बिकॉज इसमें मिक्सिंग स्लो हो रही होती है। और पेडल स्पीड इसका 20 to 30 आरपीएम है। कोगुलेशन में स्पीड कितना था, 150 to 1500 था। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसमें 25 to 65 में पर सेकेंड है, और कोगुलेशन में 300 to 500 पर सेकेंड था, राइट। आई गेस यहाँ तक इस लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट में सेडिमेंटेशन को हम थोरली डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेडिमेंटेशन इज बिट लेंथी टॉपिक, एंड इसको अब हम अभी इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर है उसके अंदर हम सेडिमेंटेशन को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, राइट। So let's wind up this lecture here. So I will see you guys in the next lecture. Till then, goodbye. Take care.